अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। सुल्तान सुलेमान के बाद उस्मानी सल्तनत एक ऐसे सुल्तान के हाथ में आई जो इसके काबिल ना था। सुल्तान सुलेमान ने सल्तनत को हर लिहाज से पाया कमाल तक पहुंचा दिया था। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद 13वीं सदी ईस्वी में उस्मान गाजी ने रखी थी और इसको पाया तकमील तक 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान सुलेमान ने पहुंचाया। 300 साल में ये सल्तनत जो कि इब्तदा में अनातोलिया की चंद जागीरों पर मुश्तमिल थी, मक्का मुकरमा से बोदा तक और बगदाद से अलजायर तक फैल गई। लेकिन सुल्तान सलीम की वफ़ात के बाद से सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो गया और ये अजीम सल्तनत रोज़ बरोज़ में कम होती चली गई। इस ज़वाल के असबाब दाखिली और ख़ारजी दोनों थे। इसके साथ 15वीं सदी ईस्वी से मसीही सल्तनतों में नुमाया तरक्की होना शुरू हो गई थी। रोम की सल्तनत जो अपनी वहशी दौर की मंजिलें तय कर रही थी, 16वीं सदी ईस्वी में मजहब और ताकतवर सल्तनतों शुमार होने लगी और 16वीं सदी के बाद यूरोप की जिन हुकूमतों ने सल्तनत उस्मानिया पर हमले करना शुरू किए उनमें सरफ़हरिस्त रूस था। सल्तनत उस्मानिया के नाअहल तरीन सुल्तानों में से सबसे पहले नंबर पर जिस सुल्तान का नाम आता है वो सुल्तान सलीम दोम हैं। सुल्तान सलीम दोम 28 मई 1424 को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो सुल्तान सुलेमान अल कानूनी और हुरम सुल्ताना का बेटा था। हुरम सुल्ताना सलवा की इब्तदा में थी क्योंकि सलीम दोम के सुनहरे बालों की वजह से वो अक्सर येलो सलीम के नाम से पुकारा जाता था। सलीम बहुत पढ़ा लिखा था। अपने वालिद के दौर में अनातोलिया में बहुत से सूबों पर हुकूमत की। एक गवर्नर की हैसियत से काम करते हुए उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। जब सुलेमान का इंतकाल हुआ तब सलीम कटाया का गवर्नर था। अपने वालिद की मौत की खबर सुनकर वो इस्तांबुल चले गए। उन्होंने 42 साल की उम्र में तख्त संभाला। उसके भाई शहजादा बायजीद और मुस्तफ़ा अपने वालिद सुलेमान के दौरे हुकूमत के दौरान मारे गए थे। ये बगैर किसी मुज़ाहमत के सुल्तान बन गया जिसने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत को ऐशो इशरत में गुजारा। ये एक बददिल किस्म का इंसान था और पहला उस्मानी सुल्तान था जो जंग में जाने से गुरेज करता था। सुल्तान सलीम सानी के दौर में सल्तनत का ज़वाल बज़ाहिर नज़र न आया, लेकिन इसके अलावा अगले 12 साल तक हदूदे सल्तनत में कुछ इजाफा भी हुआ। इस वक्त के वज़ीर आज़म सुगोलो महमूद पाशा जो कि सल्तनत के हकीकी फरमारवा थे, इसके नज़दीक दो अहम बातें ये थी कि वो चाहते थे कि खाकनाए स्विस में एक नहर खोद कर बहरा अलजायर और बहरा हिंद को मिला देना चाहिए ताकि उस्मानी जहाज़ इन दोनों समंदरों में बासानी से दाखिल हो सकें। दूसरी तजवीज़ दरियाए डॉन और दरियाए वाल्गा को एक नहर के ज़रिए मिला देने की थी। ये दोनों दरिया रूस से निकलकर दूर दराज तक मतवाजी खतूत में बहते चले जाते थे और एक मकाम पर एक दूसरे के करीब होते जाते थे कि दरमियानी फासला तकरीबन 30 मील रह जाता था। लेकिन इसको पूरा करने के लिए अस्त्राखान को फतह करना ज़रूरी था, लेकिन ये शहर उस वक्त रूस के कब्जे में था। 1568 में सोगोलू महमूद पाशा ने 25,000 जनीचरी फौज और सिपाहियों को अजफ रवाना किया। वहाँ से 30,000 तातारी करीमिया के उस्मानी फौज के साथ मिल गए। ये फौज अब अस्त्राखान पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी जो कि दरियाए वाल्गा के किनारे पर वाक़या था। वहाँ पहली बार तुर्कों और रूसियों के दरमियान उस्मानियों को शिकस्त हुई और इनको वापस लौटना पड़ा। कुस्तुनतुनिया वापस आते हुए फौज के बहुत सारे सिपाही बहरा असवद की नज़र हो गए और यूं 7,000 सिपाही कुस्तुनतुनिया वापस पहुँचे। इसके साथ डॉन और वलागा को मिलाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और इसके साथ दूसरी तजवीज़ खकनाए स्विस को भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसकी वजह यमन की बगावत थी। यमन की बगावत को ख़त्म करने के लिए रूनान पाशा की निगरानी में एक लश्कर यमन भेजा गया। रूनान पाशा ने इस बगावत को ख़त्म किया और यूं यूनान और अरब के दूसरे हिस्से भी मुस्तकिल तौर पर उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिए गए। 1570 ईस्वी में सुल्तान सलीम सानी ने कब्रस पर हमला किया और मुस्तफ़ा पाशा की सरकर्दगी में 1 लाख फौज जजीरे पर हमला करने के लिए तैयार थी। फमागो का मुआसरा किया। एक तवील अरसे के बाद अगस्त 1571 में उन्होंने सबसे पहले फमागोस का मुआसरा किया। यूं एक तवील अरसे के बाद अगस्त 1571 में फमागोस
نے ہتھیار ڈال دیے۔ مصطفیٰ پاشا نے قبرص کے سپرہ سالار کے سامنے نہایت نرم شرائط پیش کی۔ ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ تمام عیسائی سپاہی اور ان کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کو بحفاظت جزیرہ گریٹ پہنچا دیا جائے، لیکن عین اس وقت جب وہ جانے کو تیار تھے بعض گزشتہ واقعات کے متعلق بحث چھڑ گئی، اور یہ بات یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ پاشا نے غصے میں آ کر تمام عیسائی فوج کے قتل کا حکم دے دیا۔ قبرص 300 سال تک عثمانی سلطنت میں رہا۔ قبرص پر حملے سے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں تشویش پیدا ہوئی اور یورپ نے ترکوں کی بحری طاقت ختم کرنے کے لیے اتحاد کیا۔ یوں اس متحدہ بحری بیڑے کا سالار ڈان چیون، جو کہ شاہ چارلس پنجم کا ناجائز بیٹا تھا، یہ عیسائی بیڑا 1571 کو مسینہ میں جمع ہوا، لیکن تب تک عثمانیوں نے قبرص فتح کر لیا تھا۔ عثمانی بیڑا، جو کہ اپنے جہازوں کی تعداد میں عیسائی بیڑے سے بہت بڑا تھا، خلیج میں لنگر اندوز ہوا، اور امیر علی پاشا جو کہ ایک نو عمر سردار تھے، علوج پاشا جو کہ 40 سال سے اس کام کو سر انجام دے رہے تھے، اس بیڑے کے نائب امیر تھے۔ 17 اکتوبر 1571 کو خلیج لبانڈو میں دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ صرف چند گھنٹے ہی ہوئی، لیکن دونوں طرف شدید نقصان ہوا۔ امیر علی پاشا مارا گیا اور عیسائیوں نے ان کا سر کاٹ کر جہاز مسترور پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر عثمانی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور علوج پاشا کی کوشش کے باوجود عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ علوج پاشا 40 جہازوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا، اور دوسرا عثمانی بیڑا جس کے جہازوں کی تعداد 200 تھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں 30,000 عثمانی سپاہی شہید ہوئے۔ 1573 میں وینس نے عثمانی سلطنت کے ساتھ صلح کر لی اور قبرص عثمانی سلطنت کا حصہ تسلیم کیا گیا، اور اس کے ساتھ قبرص کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا جو خرچہ ہوا تھا، جو کہ 3 لاکھ دکات تھا، دینے کی حامی بھری۔ اس معاہدے کے بعد دون جوان نے ایک اسپینی بحری بیڑے کے ساتھ تیونس پر حملہ کیا۔ کیونکہ قلعے پر اسپینش کا قبضہ جاری تھا، اس لیے تیونس پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا گیا۔ دون جیون نے اس میں ایک جدید قلعہ تعمیر کروایا اور اسپینش سپاہیوں کا ایک طاقتور دستہ وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو سوگولو محمود پاشا نے علوج پاشا کی سرکردگی میں ایک لشکر زبردست بحری بیڑے کے ساتھ بھیجا۔ علوج پاشا نے ان تمام قلعوں کو فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان سلیم ثانی کا انتقال 1574 میں ہوا۔ یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس کی پیدائش اور انتقال قسطنطنیہ میں ہوا۔ اس کی بیوی نور بانو سلطان تھی۔ اس کی اولاد میں مراد سوم، عبداللہ، عثمان، مصطفیٰ، سلیمان، محمد تھے، اور بیٹیوں میں فاطمہ، سیاہ، گیورین، اسما تھیں، اور یوں اس کے ساتھ ہی سلطان سلیم ثانی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔